चलो 25th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी. How did cultural processes help in creating a sense of collective belongingness in India? कि जो भी सांस्कृतिक प्रक्रिया होती थी तो it helped in creating a sense of collective belonging. ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा. It helped in creating a sense of collective belongingness कि वो जो collective देखो a sense of collective belongingness means nationalism. तो nationalism में क्या होता है कि when people have a sense of belongingness to each other, कि they are a part of a common nation, then we can say that nationalism exists there. तो राष्ट्रवाद की भावना एक दूसरे के प्रति मेल झोल की भावना होती है. तो there were a number of cultural processes which led to collective belongingness. ठीक है, सबसे पहला तो था image of भारत माता का. So image of भारत माता was created. तो यूरोप में जब हमने किया था we talked about allegory of the nation. तो allegorically जो फ्रेंच नेशन था और जर्मन नेशन था they were represented as women. So French nation was represented by Marianne and German nation was represented by Germania. और जो ये representations थे तो these representations also kept on changing with time. So similarly, image of Bharat Mata was created. So according to your book, Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870s, so he created the first image of Bharat Mata in his novel Anand Mat. So Anand Mat was the novel जिसके अंदर भारत माता की इमेज सबसे पहले देखी गई थी और इसी नॉवल के अंदर ही जो वंदे मातरम सॉन्ग है सो वो भी था. इसके बाद में सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है और पॉपुलर जो भारत माता की इमेज है सो दैट वाज क्रिएटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर. ही वाज नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और उन्होंने बनाई थी. अब इस टाइम तक है ना, देखो 1870s 1880s तो ये वाला टाइम जो था 1890s तक भी कि देयर वाज स्टिल होप एंड एस्पिरेशंस कि लोगों को यूं लगता था कि पढ़ाया जा रहा था दैट ब्रिटिशर्स वांट टू इम्प्रूव इंडिया, कि वो डेवलप करेंगे, कि अभी शायद नहीं हो रहा होगा, हम ज्यादा बैकवर्ड हैं, दैट इज व्हाई इट माइट नॉट हैव बीन पॉसिबल टिल नाउ. हाँ, लेकिन वो करेंगे ऐसा लग रहा था लोगों को. सो दैट इज व्हाई जो इमेजेस भी देखोगे ना भारत माता वगैरह की, हाँ तो वो उस तरीके की नजर आएगी और ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर नजर नहीं आता है. और एक रीजन ये भी था कि जो भारत माता की इमेज थी इट वाजंट एग्रेसिव बिकॉज अभी नेशन बिल्डिंग का काम चल रहा था. तो वी वर ट्राइंग टू द नेशनलिस्ट वर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेशन और उसके लिए वो अग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं हो सकता था और एग्रेशन वो शो भी नहीं कर सकते थे बिकॉज दैट कुड हैव लेड टू अ बैकलैश फ्रॉम द ब्रिटिश. तो वो मूवमेंट शुरू होने से पहले दब जाती. दैट इज व्हाई जो ये इमेजेस थी तो ये काफी काम कंपोज्ड साधु टाइप की इमेजेस थी. सो भारत माता वाज डिस्क्राइब्ड एज एन एसेटिक. सो लेकिन इसके बाद में जो भारत माता के भी रूप हैं तो री इनकारनेट होते गए थे. They kept on changing with time and in the first decade of 20th century तो जब आप स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था तो the image kept on changing और वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए. तो हाथ में माला की जगह त्रिशूल आ गया था और जो अब जो सवारी भी है भारत माता की तो शेर बन गया था. तो that reflects aggressive posturing. Okay, Nikki is asking Alaso means sir that was a typographical mistake, I mistyped it. तो also है वो, so he also wrote, let me write the entire sentence, आप समझ में आ जाएगा. ठीक है. इसके अलावा जो फोक फेस्टिवल्स थे, फोक टेल्स थी, स्टोरीज थी, रामायण महाभारत वगैरह, ये सारी की सारी चीजें यूज की गई थी फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस.
तो कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बंगाली में बैलेट्स हैं, बैलेट्स होते हैं जो सॉन्ग यूं कह सकते हो म्यूजिकल स्टोरीज होती हैं जो बैलेट्स होते हैं। हाँ, तो मतलब म्यूजिक मतलब गाते हुए वो स्टोरी एनैक्ट की जाती है बैलेट्स में। नर्सरी राइम्स और जो भी मिथ्स और लेजेंड्स थे, तो जैसे देखो ये भी क्या है, इट इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड इन यूरोप। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा था। तो अगर यूरोप में याद हो तो जब हमने प्रिंट कल्चर का किया था तो वहां पर ग्रिम ब्रदर्स ने ऑर्गेनाइज की थी, मतलब दे कलेक्टेड दी फोक टेल्स एंड कन्वर्टेड इनटू अ बुक। और वो जो आजकल फोक टेल्स टीवी में देखते हो, खैर इवन दे एग्जिस्टेड इवन इन माय चाइल्डहुड, तो जो कार्टून नेटवर्क पे आते थे तो दीज वर एक्चुअली यूरोपियन फोक टेल्स। तो सिंड्रेला का है, रुपंजल है, तो ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो सारे के सारे जितने भी ये फोक टेल्स हैं, तो दीज वर डिराइव्ड फ्रॉम यूरोपियन कल्चर, जो मिथ्स और जो फोकलोर्स थी वहां से। तो इंडिया में भी सेम चीज हुई। रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल हैड collected the ballads, nursery rhymes and myths. Madras में नातेशा शास्त्री used Tamil folk. So he developed, he collected the folks of South India. तो ये थोड़े से एग्जाम्पल बुक में दिए हैं। इसके अलावा बुक के बाहर के अगर एग्जाम्पल देखो तो जो हमारे तिलक साहब हैं, तो बाल गंगाधर तिलक का मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में, इस एनसीईआरटी में नाम क्यों नहीं है, जबकि बाल गंगाधर तिलक played a very prominent role in creating a sense of belongingness in the Indian nation. तो उन्होंने गणपति फेस्टिवल और दुर्गा फेस्टिवल यूज किया था, शायद गणपति फेस्टिवल तो डेफिनेटली किया था, ठीक है। तो गणपति फेस्टिवल को यूज किया था फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो शायद उनका नाम इसलिए यूज नहीं यहाँ पर डाला हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा रिलीजन से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम गणपति फेस्टिवल की बात करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फॉर क्रिएटिंग द इंडियन नेशन, तो भी कल्चरल प्रोसेस आता है इसमें। और जो भी पहले की अगर टेल्स या फोकलोर है, फॉर एग्जांपल अगर राम की इमेज यूज करके या रामायण या महाभारत या गीता को यूज करके अगर if there is an attempt to create a sense of belongingness, तो वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर सिर्फ वो डाले हुए हैं which are not related to any religion। बुक के अंदर नॉन रिलीजियस एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं, हाँ, लेकिन that should not result in denying of the fact that there were other people as well। सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर या नातेशा शास्त्री के अलावा there were many other people who are engaged in creating a sense of collective belongingness। In fact, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बुक में कन्वर्ट किया है, हाँ, लेकिन ये बुक्स people were not so literate at that time। तो even at the time of independence only 10% of our population was literate। तो जो actual जो sense of belongingness create की गई थी, तो it was not through books, it was through other means। तो जो festivals वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे, या फॉर एग्जांपल अगर एक प्रभात फेरी जैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था कि लोग सुबह सुबह गांव में जाते थे एंड दे यूज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस। तो काफी अलग अलग तरीके से फोक टेल्स या फोकलोर वाज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ सेंस इन वंस प्राइड। तो जो हिस्ट्री है तो उसको भी रीइन्वेंट किया गया था। और जो इससे पहले जितनी भी जो ग्रेट डायनेस्टीज थी उनके बारे में भी बताया गया था कि इंडिया हैड अचीव्ड सच ग्रेट हाइट्स। और ये सारी की सारी चीजें भी these helped in creating a sense of collective belongingness। Apart from this, the third aspect is creation of a flag। यूरोपियन नेशनलिज्म में भी हमने देखा था कि फ्लैग्स वर क्रिएटेड। फ्रांस ने, इटली ने, जर्मनी ने, सबने अपना अपना फ्लैग क्रिएट किया था। सो इंडियंस के पीछे रहेंगे। तो इंडिया में भी फ्लैग वाज क्रिएटेड
So the first flag was created during Swadeshi movement. अब ये नाम नहीं लिखा हुआ है, मैंने भी सर्च नहीं किया कि who created this flag. हाँ, लेकिन ये फ्लैग, दिस फ्लैग वाज अ ट्राई कलर फ्लैग, और जो अभी का फ्लैग है उससे थोड़ा सा अलग था. तो ट्राई कलर फ्लैग था विद ग्रीन, येलो एंड रेड कलर्स, और इसमें इट हैड 8 लोटसेस ऑन द टॉप along with a crescent. crescent होता है मून की शेप. तो जो पार्शियल मून होता है, तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड क्रेसेंट, और एक सन की शेप थी. तो 8 लोटसेस इन द फ्लैग डिपिक्ट द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो वो यूनिटी क्रिएट करने के लिए दिखाया जा रहा था कि दिस इज द इंडियन फ्लैग, और यहाँ पर 8 लोटसेस हैं, 8 प्रोविंसेस. दैट मीन्स पीपल ऑफ ऑल दीज 8 प्रोविंसेस आर सिंगल नेशन. और जो क्रेसेंट जो यूज किया गया था, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ मुस्लिम्स. तो ईद का चांद होता है ना जैसे, तो क्रेसेंट मून इज एक्चुअली ईद का चांद. तो दिस द क्रेसेंट मून डिपिक्ट्स मुस्लिम्स एंड द सन डिपिक्ट्स द हिंदूज. तो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी भी दिखाने की कोशिश की गई थी इसमें. और खैर एक मैं यहाँ पर आई एम जस्ट डेविएटिंग अ बिट. जो स्वदेशी मूवमेंट है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ओनली the communal element was also greatly the communal element emerged in a significant manner. How? I think in 1906 Muslim League was created, or it was also created in response to the Swadeshi movement. The Swadeshi movement it was against the partition of Bengal. तो जो मुस्लिम जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने एनकरेज किया था फॉर क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, ताकि देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द इंडियन सोसाइटी, बिटवीन द पीपल. जो बंगाल का पार्टीशन भी किया था, दैट वाज अलोंग रिलीजियस लाइंस. एंड अभी व्हेन पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट प्रोटेस्ट कि भाई व्हाई आर यू डिवाइडिंग बंगाल ऑन रिलीजियस लाइंस, तो जब मूवमेंट वगैरह शुरू हो गई, तो इन बिटवीन द मूवमेंट मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड, ताकि इंडियंस को ही आगे करें टू ओपोज इंडियंस. तो ये दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है. इसके बाद में ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में था. इसके बाद में इन 1921 गांधी जी आल्सो क्रिएटेड द स्वराज फ्लैग, और ये आज के फ्लैग से काफी सिमिलर था. इट वाज अ ट्राइकलर फ्लैग, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन. बस बीच में जो अशोक चक्र है आज के टाइम में, उसकी जगह इट वाज अ स्पिनिंग व्हील. और 1921 में है, देखो तो इस टाइम में हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खादी वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. खादी को पोर्ट्रे किया गया था एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, as a symbol of dignity of labor. तो 1921 में है, खादी was a prominent symbol of the non cooperation movement. So उसका जो चरखा था, हाँ, तो that was also kept as a symbol in the tricolor that was created by गांधी जी. इसके अलावा the history was reinterpreted. तो जो भी इससे पहले जो ग्रेट अचीवमेंट्स थी इंडियंस की, जो कि जैसे हम आज तक गाते रहते हैं ना कि जीरो तो यहीं पे बना था, इसके आगे के नंबर्स तो चाहे बाकी किसी ने कुछ भी कर लिया हो, हाँ, लेकिन जीरो यहीं पे बना था. तो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियंस. सो सिर्फ जीरो का नहीं, जो इंडियंस की अचीवमेंट्स थी मेडिसिन में, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड चरक. तो उन्होंने काफी वो एक बुक लिखी थी, एक चरक संहिता कहते हैं उसको. द कंपाइलेशन ऑफ हिज वर्क इज कॉल्ड चरक संहिता. तो चरक संहिता में काफी वो एडवांस्ड, उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स लिखी हुई हैं, सर्जिकल टेक्निक्स भी लिखी हुई हैं कि सर्जरी किस तरीके से की जाए, द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सर्जरी. और कुछ थोड़ा बहुत प्लास्टिक सर्जरी का भी कुछ एलिमेंट इसमें
था कि बेसिकली स्किन एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह ग्राफ्ट करने की टेक्निक का शायद इसमें था। इसके अलावा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, मतलब जो पास्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर था इंक्लूडिंग मुगल आर्किटेक्चर, तो मुगल आर्किटेक्चर से पहले टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करता था हमारे यहाँ पर, विच वॉज क्रिएटेड बाय द हिंदू किंग्स। और टेम्पल आर्किटेक्चर था, फिर मुगल आर्किटेक्चर था। तो जो आर्किटेक्चर को बताया गया कि वो सच ग्रेट अचीवमेंट्स वर मेड बाय इंडियंस इन द पास्ट, जैसे नॉट वेरी फार इन द पास्ट विजयनगर एम्पायर हुआ करती थी। तो इसके रिमेन्स अभी भी हैं विजयनगर एम्पायर के। सो विजयनगर एम्पायर में मतलब पूरा प्रॉपर आर्किटेक्चर डेवलप्ड है। यू कैन जस्ट सर्च थ्रू द वेब एंड यू विल सी ब्यूटीफुल monuments that had been created in the Vijayanagar Empire, or it was a very planned city. अगर थोड़ा और पहले जाएंगे तो you'll be finding different kind of architectures during the Gupta period. तो जो आजकल के temples है ना, नगर स्टाइल टेम्पल जो नदर्न इंडिया में देखते हो, नगर स्टाइल टेम्पल्स मतलब जो इस तरीके की उसका टावर होता है, बल्कि सिर्फ एक टावर नहीं होता है, मल्टीपल टावर्स होते हैं। तो जो ये आर्किटेक्चर था, और ये भी इसी टाइम में जो गुप्ता पीरियड था उस टाइम में डेवलप हुआ था। तो दिस वाज बिटवीन 4th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी एडी। और एक और एलिमेंट है जो कि आज के मंदिरों में है, जो कि नोटिस नहीं करते लोग, या यूं सोचते हैं कि इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो वो है पंचयत्न। तो जो सबसे बड़ा टावर होता है उसके नीचे मेन डिटी होता है, तो मेन गॉड उसके नीचे होता है, उसके अलावा 4 और गॉड्स होते हैं। तो 4 और मंदिर होंगे छोटे छोटे जो उसके साथ में रहते हैं। तो इसको पंचयतना स्टाइल कहते हैं। दिस ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये दिस इज बेसिकली नॉर्थ नदर्न एंड सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर। जब साउथ में जाओगे ना तो वहां पर अलग टाइप का है, दैट इज कॉल्ड द्रविड़ आर्किटेक्चर। तो वहां पर मल्टीपल टावर्स नहीं मिलेंगे, वहां पर सिंगल टावर मिलेंगे। तो एक राजराजेश्वर टेम्पल है, उसका चोला पीरियड में बनाया गया था। तो चोला चेरा पांड्या मेरे ख्याल से सुना होगा, आजकल नहीं पढ़ाते हैं शायद, बट ये पढ़ाते हैं, चोला चेरा पांड्या वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाया है। तो ये दीज वर ग्रेट एम्पायर्स इन द साउथ। तो इन्होंने भी काफी वर्क किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो एक राजराजेश्वर टेम्पल है, उसका एक और नाम है मुझे, मतलब इट इज नोन बाय मल्टीपल नेम्स। तो उसकी हाइट अबाउट 60 मीटर्स की है, और वो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है, एंड इट वाज क्रिएटेड। अच्छा, निकी मेलावत इज सेइंग कि 8th में था, तो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसने पढ़ा। सिलेबस तो सिमिलर ही होता है, कई बार हो सकता है। चलो, तो ये मैं सिर्फ आर्किटेक्चर की बता रहा हूँ, इसके अलावा पेंटिंग्स की भी थी। तो जैसे अजंता एलोरा पेंटिंग्स मिली थी, तो अजंता पेंटिंग्स डेट बैक टू 1st सेंचुरी BC। तो इतनी पुरानी पेंटिंग्स वो हार्डली मिली गई हैं, विच हैव बीन ग्रेटली प्रिजर्व्ड। तो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स थी, बुद्धिस्ट केव्स भी मिली हैं वहां पर। मतलब अजंता केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट एंड जैन केव्स। तो पहले शायद बुद्धिस्ट केव्स थी, कुछ जैन केव्स थी। उसके बाद में एलोरा में बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल, मतलब जो हिंदू केव्स जिनको कहोगे, जहां पर हिंदू गॉड्स वगैरह का है, तो वो भी मिली है। तो एलोरा केव्स एक्चुअली आर सच केव्स। एक सिंगल एग्जांपल है जहां पर 3 रिलीजन्स के टेंपल्स एक साथ हैं, हिंदूज का भी मिलेगा, जैन्स का भी और बुद्धिस्ट का भी मिलेगा। तो दिस शोज द हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स इन इंडिया। तो ये जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स क्रिएट अ सेंस ऑफ प्राइड कि हमने वो हमारे पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने कितना अचीव किया था, नॉट जस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बट आल्सो इन फिलॉसफी। बल्कि फिलॉसफी के लिए, मेडिटेशन के लिए इंडिया इज नोन कि अगर आपको प्रे करना है ना, भगवान के साथ में कनेक्ट करना है, मेडिटेट वगैरह करना है, तो इंडिया इज द प्लेस फॉर दैट।
सो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ फिलॉसफी, तो मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी भी थी, तो कुछ नाम मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे वेदांत फिलॉसफी है, मीमांसा फिलॉसफी है, और मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी नाम दिमाग से निकल रहा है उसका। सो मतलब फ्रॉम फिलॉसफी फ्रॉम वेरी डिवोशनल एस्पेक्ट कि मतलब जो गॉड से कनेक्शन वाली फिलॉसफी है, टू द मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट जो कि एक्चुअली कहते हैं कि जो भी है यहीं पे है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, तो अपना खुद को सर्व करो, अपनी जितनी भी सेंसुअल नीड्स हैं उनको पूरा करने की जो बात करती है। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम देयर हैव बीन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ फिलॉसफी, और वो एक साथ में एग्जिस्ट भी किए हैं खैर अलग अलग टाइम में, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियंस, ठीक है। सो हिस्ट्री नाउ वाज रीइंटरप्रेटेड। पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो बताते थे कि इंडियंस ने कुछ नहीं किया है, सारे के सारे बेकार हैं, और इन यहाँ पर सिविलाइजेशन तो थी नहीं, दीज पीपल वर ब्रूटिश, दीज पीपल वर वाइल्ड, और हम उनको सिविलाइज करने आए हैं, और इस तरीके से दे यूज्ड टू रूल। तो इस नोशन को कैंसल आउट करने के लिए ये एक नया इंटरप्रिटेशन दिया गया था, ठीक है। सो दिस आंसर इज इन 4 पार्ट्स, और 4 हेडिंग्स के अंडर आप लिख रहे होगे। सो इनिशियली एक इंट्रोडक्शन आएगी, इंट्रोडक्शन के बाद में यू विल बी राइटिंग द हेडिंग इमेज ऑफ भारत माता, और उसके बाद में एक्सप्लेन कर रहे होगे किस तरीके से इमेज ऑफ भारत माता, जस्ट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। तो जो मैंने लिखा है वो सारा का सारा रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला आंसर अगर ऐसे लिखने लग जाओगे सो इट इज गोइंग टू बी 10 मार्क आंसर अदर देन 5 मार्क, ठीक है। 5 मार्क तक का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, तो पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए। 4 पॉइंट्स दिए हुए तो 4 पॉइंट्स होने चाहिए। Question number 26. Evaluate the contribution of folklore songs, popular prints in shaping nationalism during freedom struggle. तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को ही मॉडिफाइड फॉर्म में है, तो जो पॉइंट्स होंगे वो सिमिलर होंगे बट दे विल बी मॉडिफाइड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख दिया है बट द क्वेश्चन इज सिमिलर, तो आंसर भी इसका सिमिलर ही होएगा। अभी देखो ऊपर लिखा है इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है। इट वाज इन क्रिएटिंग कल्चरल प्रोसेस, हाउ डिड कल्चरल प्रोसेसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नेशनलिज्म ही होता है। कल्चरल प्रोसेस जो नीचे, अब नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, कल्चरल प्रोसेस क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ folklore songs, popular prints means popular works of literature। हाँ, लिटरेचर का हमने थोड़ा डिस्कस नहीं किया था ना, तो लिटरेचर में भी अगर नाम डालने हो थोड़े, तो कालिदास हैं हमारे, जयदेव हैं, तो और संगम लिटरेचर काफी एक्सटेंसिव है साउथ में, तमिल लिटरेचर है, तो उनके एग्जांपल भी डाल सकते हो। तो जो folklore songs और popular prints हैं, तो these are actually the cultural processes, और nationalism is the sense of collective belongingness। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हुआ है, तो यू नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि the understanding of the question is important, कि वर्ड्स अगर चेंज कर दिए तो many children tend to think कि ये तो सिलेबस में ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, लेकिन सिर्फ मॉडिफाई किया जाता है क्वेश्चन को, आंसर सिमिलर रहता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया तो इसलिए एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑफ द आंसर हैज टू बी मॉडिफाइड सूटेबली। ओके, 27th, why did Gandhi ji decide to withdraw non-cooperation movement in February 1922? Explain any 3 reasons. So Gandhi ji decided to withdraw non-cooperation movement primarily because of the Chauri Chaura incident। primarily इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि this was the reason given by him कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया है, और वो it led to violence and he is against violence, so he is for non-violent struggle, that is why he decided to withdraw the non-cooperation movement। ठीक है, इसके अलावा people have a limited
स्टैमिना टू कंटिन्यू इन अ मास स्ट्रगल. तो लोग कितना स्ट्रगल करेंगे ना, तो दे हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी. सो 1920 में शुरू किया गया था एंड इट हैड बीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ. तो ऑटोमेटिकली जो थ्रस्ट होता है, जो इनिशियली तो काफी जोश से पार्टिसिपेट करते हैं ना, बट विद टाइम दैट स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन टेंड्स टू डिक्लाइन. और वही हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर मेनी अदर एस्पेक्ट्स, जैसे स्वदेशी का कहा था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल. तो वो बॉयकॉट करना इट वाजंट फीजिबल फॉर मेनी पीपल बिकॉज फॉर एग्जांपल बाइंग खादी, तो बाइंग खादी वाज एक्सपेंसिव फॉर सम पीपल. सो दे in turn decided to go back to the buying of foreign clothes. And जो बाकी थे टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, दे बॉयकॉटेड द गवर्नमेंट स्कूल्स. अब वो भी कितना टाइम तक बॉयकॉट करेंगे बिकॉज न्यू इंस्टीट्यूशन डिड नॉट कम अप. सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच prompted Gandhi ji to withdraw the non-cooperation movement. अभी यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, थर्ड रीजन सर, इट इज जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तो उसमें जो भी लोग थे, जो एजेंडा था बेसिकली, तो दैट वाज बॉयकॉट ऑफ प्रमोटिंग स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश क्लोथ्स, ब्रिटिश गुड्स. सो दैट वाजंट फीजिबल फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम. तो काफी टाइम हो गया था एंड पीपल वर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद दैट. तो शुरुआत में तो ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स लिया, वो जला दिया, बॉन फायर में जला दिया. हाँ, बट बाइंग खादी, वो जैसे खादी प्रमोट करने का था, तो बाइंग खादी, ये तो लेंथ सर, ये तो लिमिटेड स्ट्रेंथ में ही आ जाएगा. देखो, लिमिटेड स्ट्रेंथ में एक एस्पेक्ट में आएगा, दूसरे एस्पेक्ट में नहीं आएगा. लिमिटेड स्ट्रेंथ, कुछ लोग होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. सो जो पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं लोग, तो वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे अगर यूं कहते हैं चाइना को बॉयकॉट करना है, तो हम कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ठीक है, हम चाइनीज फोन नहीं खरीदेंगे, सो दैट इज आवर वे. और कुछ लोग होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटेस्ट करने जाना है, इफ वी नीड टू गो फॉर पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, तो वहां पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. तो शुरुआत में तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लेकिन विद टाइम दैट पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू टोन डाउन. कि आज गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, उसके बाद में कितने दिन जाएंगे, वो वाला एस्पेक्ट हो जाता है. तो ये सिमिलर है, सेम नहीं है. दीज आर डिफरेंट रीजंस. ठीक है, और कोई डाउट है? जो आपने क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेजी है ना, उसमें से आपने जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हो उसमें कई क्वेश्चन नहीं है. कई क्वेश्चन नहीं है, वो क्योंकि रिपीट हो रहे थे, मैंने बीच में डिलीट कर दिया, मैंने रिवाइज नहीं किया था ये. तो वो क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो किए जा चुके थे, तो क्योंकि क्वेश्चंस वैसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आई डिसाइडेड टू एलिमिनेट देम. जो क्वेश्चंस नोटिस किए होंगे, आपको आते होंगे वो पहले से. अगर कोई वैसे अलग है, यस सर, अलग तो नहीं है ना, बल्कि इसमें भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, अभी जैसे ये 25th और 26th है, तो ये मैंने अभी भी इसलिए रखा है बिकॉज दीज आर डिफरेंट इन वर्डिंग. एटलीस्ट वो क्वेश्चंस ज्यादा वर्डिंग में भी डिफर नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था. ठीक है, आगे देख लेते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में. Explain the 5 major problems posed by the First World War
इन इंडिया। अब देखो मैंने पॉइंट्स पहले से नहीं किया, ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया इन क्वेश्चंस के लिए, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है। सो यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट, लेट अस डेवलप द कॉन्टेक्स्ट। अभी देखो मुझे याद नहीं है, मैंने बुक भी खोल के नहीं देखी है, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि पढ़ाई नहीं कर पाओ एग्जाम से जाने से पहले, तो किस तरीके से विजुअलाइज करें। तो कोई भी वॉर है तो उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन आएगी, किन किन लोगों के को प्रॉब्लम होगी, तो उसके हिसाब से हम आंसर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम में क्या सिचुएशन होगी, तो जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें क्या होगा, जो सबसे पहला इंपैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी में क्या होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा और इनकम डिक्लाइन होगी। और अगर मान लो इनकम डिक्लाइन नहीं होती है, इनकम डिक्लाइन कैसे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इनकम है वो डिक्लाइन हो जाएगी, तो एटलीस्ट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो अगर एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, हाँ, और स्पेशली एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है इन द डिफेंस सेक्टर, और इसके लिए इनकम डिक्लाइन हो रही थी, तो इनकम डिक्लाइन ना हो तो उसके लिए इनकम इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस आर इम्पोज्ड। अभी भी जैसे वी हैव लॉन्च्ड वॉर ऑन कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस पे वॉर करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बाय इम्पोजिंग मोर टैक्सेस। तो जो डीजल है तो डीजल के जो रेट्स हैं वो काफी और ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो एक्चुअली अगर टैक्सेस ना हो तो हमें शायद 25 से 30 रुपए का पड़ना चाहिए डीजल, वो भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, और क्योंकि हमें टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, तो वी हैव टू पे आई थिंक 73 और 74 रुपीस पर लीटर। तो यही होता है व्हेन देयर इज अ वॉर, तो टैक्सेस आर इम्पोज्ड, टैक्सेस हो गए, कस्टम ड्यूटीज होगी, जो लैंड रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, और इनकम टैक्स वाज आल्सो इम्पोज्ड। उस टाइम में इनकम टैक्स वाज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स, लेकिन इनकम टैक्स भी इम्पोज कर दिया था। तो एक तरफ तो ये जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज करने के लिए तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर डन, तो इकोनॉमी स्ट्रेस में आ जाती है। अभी क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो किसी को, तो अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर पैसे ज्यादा आ जाते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा आ जाती है, तो या तो लिक्विडिटी ज्यादा की वजह से हो जाता है इन्फ्लेशन, या क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल फूड ही है, तो अगर फूड होगा तो फूड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वी नीड टू फीड द आर्मी एज वेल, और आर्मी में काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो वहां पर भी फूड कम प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इसलिए इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो इट क्रिएट्स स्ट्रेस ऑन द पीपल। अब पहले से ही इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास में 100 रुपए थे पहले, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की 10 चीजें आप खरीदते थे, 10 रुपीज ईच। अब इन्फ्लेशन हो गया, 10 का 15 हो गया, हाँ, लेकिन इनकम डिक्रीज हो गई है, 100 की 80 रुपए हो गई। सो द प्रेशर ऑन द पीपल increases. So this was the second problem which was posed by the First World War. अब इन्फ्लेशन क्या होता है सर? इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन होता है। So you want me to explain what is inflation? देखो, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइसेस। तो जो जनरल प्राइसेस हैं, हाँ, तो दे टेंड टू इंक्रीज। तो अगर कोई आज चीज 100 रुपए की मिल रही है, अगर कल वो 120 की मिलेगी, दैट मीन्स इट हैज अंडरगोन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन प्राइसेस के टर्म्स में देखा जाता है। तो इन्फ्लेशन कैन बी डिमांड साइड इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होती है व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस। तो अगर आर्मी अगर लड़ाई के लिए जा रही है और उसको फीड करने के लिए ज्यादा खाना चाहिए अभी,
तो दैट इज डिमांड साइड, क्योंकि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से लोग अपने रेट बढ़ा देंगे किसी भी प्रोडक्ट के। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होती है जब सप्लाई कम हो जाती है। अगर सप्लाई कम होगी, अगर मानो टमाटर की सप्लाई कम हो जाती है आज, तो टमाटर खैर वैसे ही 60-70 रुपए किलो तो बिकते ही है, तो इट इज गोइंग टू, सही ठीक है ये कंफर्म कर रहे हैं 60 रुपए बिक रहे हैं टमाटर, हाँ तो 60 का 120 हो जाएगा वो, अगर सप्लाई वेरिएशन हो जाती है। ठीक है, सो देन वी हैव इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्स। अब इस टाइम में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो एक तरफ तो जो पेजेंट्स के थे, तो देयर वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी था, और उसके अलावा काफी नेशनलिस्ट भी थे who were engaged in recruiting people। तो फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ तो यंग पीपल were not available for agriculture, so they were taken away कि जंग लड़नी है चलो भाई। और इस टाइम में क्या लालच भी दिया था कि जो लड़ने आएगा ना तो उसको ये यूनिफॉर्म मिलेगी, 10 रुपए मिलेंगे, इस तरीके का कुछ शायद पोस्टर था कि अगर आप लड़ाई करने जाओगे हाँ तो 10 रुपए भी मिलेंगे और यूनिफॉर्म मिलेगी। तो इस तरीके के लालच देके, शायद सैलरी की नहीं कहा था कि 10 रुपए कहा था कि 10 रुपए मिलेंगे आ जाओ, तो इस तरीके के लालच भी देते। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, द यंग पीपल वर नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो बच्चे बूढ़े और औरतें, सो ओल्ड पीपल कैन नॉट वर्क, और वुमेन कितना काम कर लेंगी, हाउस होल्ड ड्यूटीज, बूढ़ों को संभालना प्लस वर्किंग इन द फील्ड्स। तो अल्टीमेटली द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइंड, और देवर फेमाइंस मीन्स अकाल पड़ गया था, तो कॉन्सेक्यूटिव फेमाइंस थे। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर, तो आज के टाइम में भी देयर कैन बी कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स जब रेन शॉर्ट फॉल हो जाता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगभग 5 साल चली थी, 1914 टू 1919, तो 5 साल में 2 बार तो एटलीस्ट हुआ था जब फेमाइंस हो गए थे। अब जब फेमाइंस होंगे, और फेमाइन आज के टाइम के फेमाइंस नहीं, मतलब वो लिटरली अकाल पड़ता था, पीपल डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, सो दीज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द पेजेंट्स। Then is the case of workers। Workers now had to work more, तो वर्कर्स की डिमांड इंक्रीज हुई, क्योंकि जो जो इंपोर्ट और जो इंपोर्ट ज्यादा होता था ब्रिटेन से, तो वो स्टॉप हो गया था, बिकॉज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैड टू प्रोड्यूस फॉर वॉर एफर्ट। अब यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो उन्होंने बेनिफिट करने लगा, एंड दे स्टार्टेड टू हायर मोर पीपल। सो वर्कर्स के ऊपर एक तो जॉब बढ़ी, तो दैट वाज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन द कंडीशंस ऑफ वर्क वर नॉट गुड, और उसमें जॉब्स तो मिल रही थी हाँ, बट इट वाज लो पे एंड लो क्वालिटी वर्क, so this was the impact on workers। I'm always stuck on the 5th point। अभी 5th point क्या होना चाहिए? एक हम यूँ लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लिख सकते हैं, और अगर उसको नहीं लिखें तो उसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला तो फर्स्ट वो सर एक्सपेंडिचर और इनकम का था, ये एक्सपेंडिचर और इनकम का है। तो उसमें ऐसे तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये सेकंड वाला इन्फ्लेशन का पॉइंट था, उसमें मैंने पेजेंट्स का एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कोई भी अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप एक्सप्लेन करोगे तो यू कैन नॉट सेग्रीगेट इट कंप्लीटली। इन्फ्लेशन का तो इम्पैक्ट तो वर्कर्स के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन और था, पैसे कम मिल रहे थे, तो वर्कर मूवमेंट भी शुरू हो गई थी इस टाइम में, स्ट्राइक्स भी हुई थी। स्ट्राइक्स होती हैं जब काम बंद कर देते हैं, धरना दे देते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, वही वाला स्ट्राइक होता है। So workers movements and strikes were happening। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था 1919 के बाद में है ना,
जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी तो वो इंक्रीज हो गई थी। तो 1920s में देखोगे तो आई थिंक 1923 या 24 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रिएट हो गई थी, और 1927 में भी आई थिंक वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी क्रिएट हुई थी। 1931 में ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस क्रिएट हो गई थी। तो उसका इम्पैक्ट हो रहा था यहाँ पे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंटेंसिफाइड during the end of the war, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का फर्स्ट ऑफ देम वाज राउलेट एक्ट। तो दिस वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, क्योंकि जो प्रॉमिसेस किए थे ब्रिटिशर्स ने, प्रॉमिसेस काफी किए थे वॉर के टाइम में कि अभी हमारा सपोर्ट कर लो, उसके बाद में आपकी हेल्प करेंगे, मतलब सेल्फ रूल चाहिए तो वी आर गोइंग टू गिव यू सेल्फ रूल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, राउलेट एक्ट मिल गई थी, तो राउलेट सत्याग्रह किया था। और उसके साथ में 1919 में ही दी खलीफा was disregarded, Ottoman Empire was dismembered, the Khalifa was disregarded, that resulted in Khilafat movement 1919 में। ठीक है, कर लोगे अभी एक वो यस सर। imports and exports declined। ठीक है, अगर याद भी नहीं रहता है तो जस्ट एटलीस्ट बेस्ड अपॉन द इमेजिनेशन कि व्हाट ऑल थिंग्स टेंड टू हैपन इन अ वॉर। तो जब अगर आज के टाइम में भी लड़ाई हो जाएगी ना तो ये पॉइंट्स वैलिड रहेंगे। इकोनॉमी प्रॉब्लम में आएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, जो फार्मर्स हैं वो सफर कर रहे होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन का उनके ऊपर खराब असर पड़ता है। फार्मर्स में फार्मर सुसाइड इंक्रीज हो जाएगा, वर्कर्स मूवमेंट शुरू हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर आल्सो गोइंग टू डिक्लाइन ड्यूरिंग वॉर पीरियड, और पीपल आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स आर वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर। ठीक है, अभी 10 बज गए हैं, सो वी कॉल ऑफ द सेशन नाउ। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। बाकी लोग, श्रुति, महक, तनिषा, नेहरा, और यहाँ पर No, sir. ठीक है, I'll be disconnecting it now then.